अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच आज पिंडी में पहले दिन खेल ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस हमारे सामने ही है। पाकिस्तान ने 250 प्लस रन स्कोर किए हैं और 5 विकेटें पाकिस्तान ने गंवाई हैं। जो पाकिस्तान का रन रेट है वो कुछ ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है। जो लाहौर में पाकिस्तान ने पहले दिन का इख्तिताम किया था तो 300 प्लस रन पाकिस्तान के थे। आज तकरीबन 50 रन पाकिस्तान के कम हैं और फिर पाकिस्तान की विकेटें भी गिरी हैं। सरदार औरंगज़ेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला शफीक का 100 गेंदों के ऊपर 5 चांसेस के साथ 57 करना। इमाम उल हक तकरीबन 17 पे आउट हुए। बाबर आजम 16 पे आउट हुए। फिर शान मसूद ने 87 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। सऊद शकील 40 रन के ऊपर हैं और विकेट पर मौजूद हैं। रिजवान भी अपना विकेट थ्रो करके चले गए हैं। आगा ने थोड़ा स्ट्रगल किया बट सरवाइव कर गए हैं। तो ओवरऑल दिन कैसा रहा है? पाकिस्तान के नाम रहा है या साउथ अफ्रीका के नाम रहा है, या 5 विकेटें गिरी हैं तो स्कोर कम है 50? क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह विकेट की कंडीशन है ना, लाहौर की विकेट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये पहले दूसरे ओवर में भी आपने देखा जो टर्न मिल रहा था और जिस तरह इमाम उल हक आउट हुए तो उससे तो लगता था कि विकेट खासा मुश्किल है, लेकिन अच्छी पार्टनरशिप बीच में हुई पाकिस्तान की। शान मसूद अर्ली ऑन बहुत अच्छा खेले और एग्रेसिव थोड़ा सा खेले, जिसकी वजह से रन पाकिस्तान के हुए। अदरवाइज विकेट पर रन करना मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दिन पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा लगा। स्कोर पाकिस्तान का भी अच्छा है और इसमें मजीद अगर पाकिस्तान 100 रन का इजाफा कर देता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक बहुत अच्छी पोजीशन में चला जाएगा। ये भी चूंकि जिस तरह साउथ अफ्रीका की फील्डिंग रही है उसकी बदौलत मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। बेहतर स्कोर कार्ड अब हमें नज़र आ रहा है। अदरवाइज जितने उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, अगर वो कैचेस हो जाते तो शायद पाकिस्तान ये रन भी नहीं कर सकता था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में है, लेकिन देखना पड़ेगा कि बकिया जो 5 विकेटें पाकिस्तान की हैं कितने रन और करते हैं। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया लाहौर से ये कदरे मुश्किल विकेट है, ये बैटिंग के लिए मुश्किल विकेट है। जी बिल्कुल। देखे ना, पहले घंटे के अंदर ही आपने देखा कि बॉल ब्रेक लेना शुरू हो गया था। लाहौर का विकेट जो है वो पहले दिन इतना ब्रेक नहीं ले रहा था, ये विकेट ज़्यादा ब्रेक होगा। और जैसे जैसे यहाँ पे क्रिकेट होती जाएगी, जैसे जैसे थोड़े पैचेस खुलते जाएंगे तो और मुश्किल होगा और बीच में एक आधा बॉल जो है वो ऐसा हो जाता है कि अनप्लेवेबल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बैटिंग करना मेरे ख्याल में खासा मुश्किल होता है। 100 रन का आप बोल रहे हैं, 100 रन की लीड से पाकिस्तान अगर 350 रन या 360 रन भी कर लेता है, 340 रन भी कर लेता है, तो पाकिस्तान के जो बॉलर हैं, जो स्ट्रेंथ है, और आसिफ अफरीदी को जो पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 के अंदर शामिल किया है, आपको क्या लगता है? साउथ अफ्रीका ने आज मार्को यानसन को खिला दिया। महाराज ज़रूर आए लेकिन उन्होंने अपना जो पेसर था वो एक प्राइम पेसर को लेकर आए और यानसन को विकेट भी नहीं मिला है। रबादा ने रिजवान को ज़रूर आउट किया है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रेंथ आपको कैसी लग रही है? देखिए, पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रेंथ पे तो कोई शक ही नहीं है। पाकिस्तान के पास जो 2 बॉलर स्पिनर एक काफ़ी अरसे से टेस्ट क्रिकेट जिता रहे हैं, मेरे ख्याल में वही अगर होते तो बेहतर था। आप आसिफ आफरीदी को लेके आए हैं, इससे बेहतर था आप कामरान गुलाम को लेके आ जाते, क्योंकि कामरान गुलाम जो है वो अभी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन अब मुश्किल ये है कि प्लेइंग 11 में इसलिए आप उनको नहीं डाल रहे कि आप फिर ड्रॉप किसको करेंगे। तो मेरे ख्याल में आसिफ आफरीदी वाला जो ऑप्शन है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अब डेब्यू कर रहे हैं 40 साल की उम्र में। इंटरनेशनल का 38 साल नहीं, 39 साल और कुछ उनकी उम्र हो गई है। 38 साल 299 दिन। हाँ, 39 साल। चले ठीक है, आप ये मार्जिन ले लें, ये ट्रॉफी आप ले लें, तो कुछ दिन उनके 39 साल में कम है। तो बहरहाल ये है कि साउथ अफ्रीका का सवाल आपने किया, मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका ने विकेट को मिस रीड किया, क्योंकि एक रेगुलर उन्होंने अपना जो है मिडल ऑर्डर बैटर ड्रॉप करके तो वहाँ पे वो लेके आए हैं यानसन को लेके आए हैं। और मेरे ख्याल में अगर साउथ अफ्रीका एक बैटर का इजाफा कर देता या ये जो फास्ट बॉलर लेके ये ना भी होते तो मेरे ख्याल में उनका स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा तगड़ा था, क्योंकि कीश्वर महाराज के आने से यकीनी तौर पर उनकी बॉलिंग लाइनअप मजबूत हो गई है और आज उन्होंने साबित भी किया जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है। अब भी वो हद से मुश्किल दिखाई दे रहे हैं, हद से मुश्किल से उनको टैकल किया जा रहा है पाकिस्तान की बैटर की जानब से। तो मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर ना भी होते तो शायद इस विकेट पर कुछ फ़र्क पड़ना नहीं था, क्योंकि रबादा आपके पास ऑलरेडी हैं। तो ऐसी विकेट पे मेरे ख्याल में स्पिनर के साथ ही जाना आपके लिए अच्छा था। तो फिर आसिफ अफरीदी के आने से पाकिस्तान अगर 350 पे अपनी इनिंग्स खत्म करता है तो 250 के ऊपर आप उनको आउट करके 100 की लीड तो ले सकते हैं, क्योंकि जैसे विकेट आप बोल रहे हैं कि विकेट तो और मुश्किल होता जा रहा है। नहीं, आसिफ अफरीदी के मैं ये नहीं कह रहा आसिफ अफरीदी ना भी होते तो हमने पहले भी इसी तरह किया, लाहौर टेस्ट पे भी इसी तरह किया, क्योंकि नुमान और साजिद खान बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और फिर आपके पास एक और ऑप्शन सलमान अली आ गए, उन्होंने विकेट भी ली है।
तो अगर वो ना भी होते तो पाकिस्तान को इतनी लीड डेफिनेटली लेनी चाहिए। और अगर पाकिस्तान 350 करता है तो जितनी लीड पाकिस्तान ले सकता है ले लें, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान को 100 रन की लीड लेनी चाहिए। क्योंकि तीसरे चौथे दिन जब हम जाते हैं तो आपको जैसे पिछले मैच पे भी हमने देखा कि पाकिस्तान 150 पे पूरी टीम आउट हो गई थी। तो तीसरे चौथे दिन यहाँ पे बैटिंग करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो पहली इनिंग्स में आप जितने रन कर लें बोर्ड पर लगा लें, और फिर जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आए तो एटलीस्ट 100 रन की लीड तो होनी चाहिए। इससे ऊपर जितनी लीड हो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट होगा। चले आ जाते हैं इमाम। तो खैर उनकी एवरेज भी अच्छी है और उनको गेंद भी एक बहुत ज़बरदस्त गेंद पड़ा है। अब्दुल्ला ने जो चांसी 50 की है, रमीज़ ने नाम दिया, एक होती है एक्सीलेंट 50, एक होती है इनक्रेडिबल 50, एक होती है बेस्ट 50। रमीज़ ने नाम दिया चांसी 50 का। अब्दुल्ला का एतमाद बहाल लगा है आपको, क्योंकि वो भी एक अरसे से बाबर तर्ज की क्रिकेट खेलता चला आ रहा है। मैं तो खुशकिस्मत तरीन प्लेयर समझता हूँ अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब को। देखें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3-0 करने वाला वाहिद पाकिस्तानी प्लेयर है और फिर वो उसको कैरी कर रहे हैं। आप देखें 15 के 0 पे उनका कैच ड्रॉप हुआ और बिल्कुल इजी कैच ड्रॉप था। फिर 15 पे उनका कैच ड्रॉप हुआ, फिर 41 पे उनका कैच ड्रॉप हुआ और इस बीच एक स्टैंप, बहुत ईजी स्टैंप जो है वो भी मिस हुआ। तो इतने चांसेस मिलने के बाद भी अगर बंदा सो ना करे, मतलब हर 10 दिन के रन के बाद अब्दुल्ला शफीक ने चांस दिया है, तो मैं तो नहीं समझता कि वो जस्टिफाई करते हैं कि प्लेइंग 11 में हूँ। क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्लेयर ऐसे पड़े हुए हैं, फिर अब्दुल्ला शफीक ही क्यों? अगर इतने फेलियर के बाद अब्दुल्ला शफीक को अगर चांस देते हैं तो फिर दूसरे किसी प्लेयर को अगर 1-2 चांस के बाद, अगर कामरान गुलाम का मैं नाम लूँ तो फिर उसको किसकी सज़ा मिली? अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच जीते हैं उसके पहले मैच में उन्होंने बाबर आजम की जगह लाके सेंचुरी की थी, तो उसके बाद कितने टेस्ट मैच कामरान गुलाम ने खेल दिए कि आपको उन्होंने। लेकिन कामरान का और अब्दुल्ला का रिप्लेसमेंट बनता नहीं है ना। मैं आपको रिप्लेसमेंट बता देता हूँ ना कैसे नहीं बनता। शान मसूद को ओपनिंग करा दें और आप 1 डाउन लेके आए, नंबर 3 1 डाउन बाबर आजम को लेके आ जाए, नंबर 3 पे उनको लेके आ जाए, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। देखें ना, ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी है कि एक बंदा अगर रन नहीं कर रहा, अगर फेलियर पे फेलियर है उसका, तो आप कहें जी कोई बनता नहीं है। ठीक है, आप अगर ये नहीं बनता तो आप उसकी जगह पे कोई ओपनर लेके आए, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना। आप इतने ज़्यादा फेलियर के साथ आप जाते हैं ना, तो फिर आपने एशिया कप में भी देखा कि अगर नहीं चल सका तो फिर साइम अयूब नहीं चला, उसके नंबर्स भी आपने बदली किए। मोहम्मद आरिस ने नहीं चलना था तो आपने 6 पे भी खिलाया, आपने 2 नंबर पे भी खिलाया। उसने नहीं चलना था तो नहीं चलना था। तो जब बंदे का बैट पे आ जाता है या आउट ऑफ फॉर्म होता है तो फिर नंबर मेरे ख्याल में मैटर नहीं करते। फिर डेफिनेटली उनको रेस्ट देनी चाहिए या फिर उनको थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके खेलना चाहिए। मैं तो शुरू से सुनता रहा था कि टेक्निकल बड़े साउंड प्लेयर हैं, तो ये टेक्निकल साउंड प्लेयर ही टेस्ट क्रिकेट में रन करता है। जब आप टेस्ट में रन नहीं करेंगे तो फिर आपकी टेक्निक का क्या करना है हमने। जनाब बाबर आजम साहब पे आज भी बाबर आजम, देखें मैं जितने अरसे से बाबर आजम रन नहीं कर रहे हैं ना, किसी एक इनिंग्स में भी ऐसे नहीं लगा कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है। या तो किस्मत उनका साथ नहीं दे रही, अच्छी बॉल पे आउट हो जाते हैं। और जितने भी बाबर आजम की इनिंग्स लास्ट 4-5 देख लेना तो अच्छी बॉल्स पे आउट हुए। आज भी मैं ये तो नहीं कह सकता कि बॉल बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मगर अनलकी रहे जिस तरह उनका कैच लिया गया। जो आज साउथ अफ्रीका की रीत चल रही थी कि इतने कैचेस उन्हें गिराए, शान मसूद का बड़ा आसान कैच उन्होंने गिराया। इवन सऊद शकील का एक कैच स्लिप में गया, मोहम्मद रिजवान का कैच स्लिप में गया, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त कैच उन्होंने लिया। तो अनलकी ज़रूर रहे, लेकिन फिर भी बाबर आजम जितने बड़े बैटर हैं इस तरह की स्पिन बॉल को वो टैकल कर सकते थे आसानी से। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि बाबर आजम जितने भी रन्स करते हैं बड़े अच्छे टच में नज़र आते हैं और लगता है कि आज बाबर आजम का बैट जो है ना वो रन्स उगलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में बदकिस्मती है बाबर आजम की, उनके फैंस की। आज भी आपने देखा कि रावलपिंडी में कितने फैंस बाबर आजम को देखने आए थे और जैसे ही बाबर आजम आउट हुए तो आधे से कम फैंस वहाँ पे रह गए थे। तो बाबर आजम अनलकी हैं और अब समझ नहीं आ रही कि बाबर आजम के साथ मसला क्या है। क्योंकि किसको समझ नहीं आ रही है? आपको समझ नहीं आ रही, बाबर को समझ नहीं आ रही है। मसला आखिर देखे ना, मेरी बात सुने, 65 इनिंग्स हो चुकी हैं विदाउट 100। आज भी गो के हम ये कह सकते हैं कि डिजोजी ने उसका कैच बड़ा अच्छा लिया, उससे पहले भी एक उनके खिलाफ अपील हुई थी। लेकिन ये जो एक जमूद आ चुका है, ये बर्फ पिघलेगी कैसे भैया? हम तो ये जानना चाहते हैं। नहीं, सही कहा आपने, क्योंकि जब इतने अरसे से आप सेंचुरी नहीं कर रहे, सारी दुनिया देख रही है, सारे फैंस देखें और खुद बाबर आजम जितने बड़े बैटर हैं, यकीनी तौर पर उनको भी फील होता होगा कि रन्स मेरे बल्ले से आने चाहिए। मैं ये कह रहा था कि जब जो जितने भी रन्स करते हैं ना, आज 2-3 चौके जो उनके लगे हैं, तो उसमें कैसा भी कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बाबर आजम थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। लाहौर की सेकंड इनिंग्स में 40 किया, बहुत अच्छी बैटिंग की थी। आधी जो अच्छी बॉल पड़ती है तो उस पर वो डिसीव होते हैं और उस पर आउट हो जाते हैं। एक बड़ा क्लोज आज लेग भी फोका डिसीजन था जिसपे वो रिव्यू लेके बचे और अगली 2 गेंदों के अंदर ही वो आउट हो गए। तो अब बाबर आजम के बारे में क्या कहा जाए? बाबर आजम जिस तरह के बैटर हैं, अब ये उनको खुद ही इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर बाबर आजम
अगर और वाइट बॉल में, रेड बॉल में रन नहीं करते तो फिर वाइट बॉल में उनका मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ जाएगा। जैसे विराट कोहली रन नहीं कर रहे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और उनको ड्रॉप भी किया गया, उनसे पहले भी उनको ड्रॉप किया गया। तो ये क्रिकेट ऐसी चीज़ होती है कि जब तक आपका बल्ला या जब आप बॉलर हैं, तो जब तक आपकी बॉल चलती तब तक आप मैदान में रहते हैं। बहुत लंबे अरसे तक आप इस तरह सर्वाइव नहीं कर सकते। बाबर आजम को अपना कैरियर सर्वाइव करने के लिए डेफिनेटली रन करने पड़ेंगे। अब क्योंकि सेकंड एक इनिंग्स रह गई है, तो इस इनिंग्स में तो खैर बाबर से स्कोर नहीं हो सका है। रिजवान भी तो आज बड़े फंस के खेल रहे थे। रिजवान दुरुस्त कहा आपने, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में ज़हनी दबाव भी तो उन पर होगा, क्योंकि जिस तरह की डिस्कशन, जिस तरह की बातें चल रही हैं कि उनको ओडीआई कप्तानी से हटाया जा रहा है, तो थोड़ा एक ज़हनी दबाव भी होता है। मेरे ख्याल में शायद वो उस दबाव से बाहर नहीं आ सके। गो के एक दो शॉट्स उनके भी अच्छे लगे थे, लेकिन स्लिप में कैच गया। फिर ये थोड़ा सा क्रेडिट बॉलर को भी देना पड़ेगा, क्योंकि नया बॉल था 80 ओवर्स के बाद जब उन्होंने नई बॉल ली तो बॉल हासा कट के अंदर आया, तो अच्छी बॉल पे आउट हुए। ऐसा नहीं है कि कोई रफ शॉट खेलते हुए आउट हुए। बॉलर पार्ट ऑफ द गेम है, हर रोज़ हर बंदा नहीं चल सकता। अब सारी नज़रें जो है वो सलमान अली आगा और सऊद शकील पे हैं कि वो थोड़े से रन करें। पाकिस्तान इस वक्त बेहतर पोजीशन में, कोई इतनी बुरी पोजीशन भी पाकिस्तान की नहीं है। हर चंद के पाकिस्तान की बेहतर पोजीशन है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की 5 विकेटें गिरी हुई हैं और पाकिस्तान का 250 प्लस स्कोर है। उम्मीद ये कर सकते हैं कि कल पाकिस्तान 100 रन करेगा। सरदार साहब, आपके ओपिनियन का बहुत शुक्रिया। ये पिंडी टेस्ट के डे 1 का अहवाल था जो हमने आपसे शेयर किया। थैंक यू सो मच।